वर्ल्ड एक्सप्रेस में समस्त दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। आपके सामने प्रस्तुत की जा रही हैं दुनिया की खास खबरें जो हमें भिजवाई हैं वर्ल्ड मीडिया नेपाल ब्यूरो प्रमुख देवेंद्र किशोर ढुंगाना ने। खबरें इस प्रकार हैं। भारत सरकार ने 20 जुलाई को घोषणा की कि घरेलू बाजार में आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए भारत उबले चावल और बासमती चावल को छोड़कर अन्य चावल के निर्यात पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगाएगा। इस कदम से वैश्विक खाद्य मुद्रास्फीति के और बढ़ने की चिंता पैदा हो गई है। भारत के उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने उसी दिन एक घोषणा जारी कर कहा है कि तेज मानसूनी बारिश से फसलों को गंभीर नुकसान पहुंचा है। एक महीने के भीतर चावल की खुदरा कीमत में 3% की वृद्धि के बाद सरकार ने चावल के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया। भारतीय चावल निर्यातक संघ के अध्यक्ष कृष्णा राव ने कहा है कि बेनिन, सेनेगल और कोटे d'Ivoire जैसे अफ्रीकी देश भारत के चावल निर्यात प्रतिबंध से विशेष रूप से प्रभावित होंगे। हम यह आपको बताते चलें कि भारत दुनिया में एक महत्वपूर्ण चावल निर्यातक है। साल 2022 में भारत का कुल चावल निर्यात लगभग 2.2 करोड़ टन था, जो दुनिया के चावल निर्यात का 40% से अधिक था। मौजूदा निर्यात प्रतिबंध से प्रभावित चावल निर्यात लगभग 1 करोड़ टन होगा। 20 जुलाई को राजधानी दिल्ली में भारतीय युवा कांग्रेस के सदस्यों ने रायसीना रोड पर महिलाओं के खिलाफ यौन हिंसा का विरोध किया और मणिपुर राज्य में चल रही जातीय हिंसा को समाप्त करने और शांति की खोज करने की अपील की। भारत के ओडिशा के जाजपुर जिले के कालियापानी गांव के पास एक खदान में उत्खननकर्ताओं ने क्रोमियम की खुदाई की। क्रोमियम को भारत के स्वच्छ ऊर्जा में तरक्की करने के लिए आवश्यक माना गया है। जापान सरकार के सूत्रों का कहना है कि प्रधानमंत्री किशिदा फुमियो की अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और दक्षिण कोरियाई राष्ट्रपति यून सोंग न्योल के साथ अगले माह एक शिखर सम्मेलन में भाग लेने की व्यवस्था की जा रही है। ये बैठक कथित तौर पर वाशिंगटन के पास अमेरिकी राष्ट्रपति के विश्राम स्थल कैंप डेविड में होगी। किशिदा संभवतः 18 अगस्त से 3 दिनों के लिए अमेरिका का दौरा करेंगे। जापानी, अमेरिकी और दक्षिण कोरियाई अधिकारी इस कार्यक्रम को अंतिम रूप देने के लिए काम कर रहे हैं। हालांकि किशिदा, बाइडेन और यून अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों के मौके पर अलग से द्विपक्षीय वार्ता कर चुके हैं। यह उनका पहला शिखर सम्मेलन होगा। उम्मीद है कि नेतागण इस बात पर चर्चा करेंगे कि उत्तर कोरिया द्वारा बैलिस्टिक मिसाइलों के प्रक्षेपणों पर क्या प्रतिक्रिया दी जानी चाहिए। अनुमान के मुताबिक वे अपना सुरक्षा सहयोग मजबूत करेंगे, जिसमें उनकी डाटा साझाकरण प्रणाली को शीघ्रता से सक्रिय करते हुए रक्षा अधिकारियों के बीच मिसाइल चेतावनी का रियल टाइम डाटा साझा किया जाएगा। जापान सरकार रूस को होने वाले वाहन निर्यात पर प्रतिबंध बढ़ाने की योजना बना रही है। वह इन प्रतिबंधों के दायरे में घरेलू कारों को शामिल करना चाहती है, जो रूस में लोकप्रिय हैं। यूक्रेन पर रूसी आक्रमण के कारण कड़े किए गए प्रतिबंध के तहत जापान सरकार अगले सप्ताह कैबिनेट बैठक में इस योजना को मंजूरी दे सकती है। सूत्रों का यह कहना है कि 1900 सीसी से अधिक इंजन क्षमता वाली डीजल कारों सहित हाइब्रिड और विद्युत वाहनों पर भी निर्यात प्रतिबंध लगाए जाएंगे। पिछले साल अप्रैल में जापान सरकार ने 60 लाख येन यानी करीब $43,000 से अधिक कीमत की लग्जरी कारों के रूस को निर्यात पर रोक लगा दी थी। प्रतिबंधों के विस्तार के बाद जापान केवल कुछ छोटी कारों को ही रूस को निर्यात कर पाएगा। मई में हिरोशिमा G7 शिखर सम्मेलन में रूस के खिलाफ प्रतिबंधों को कड़ा करने पर बनी आम सहमति के बाद यह कदम उठाया गया है। अमेरिका और यूरोपीय संघ ने पहले ही रूस को वाहन निर्यात पर प्रतिबंध बढ़ा दिए हैं। जापान के वित्त मंत्रालय के आंकड़ों से पता चलता है कि 2022 में रूस को कुल 603.9 अरब येन का निर्यात हुआ था, जिसमें यात्री वाहनों का हिस्सा लगभग 50% था। चीन सरकार ने संघीय संसद सचिवालय का 8 विद्युत गाड़ी उपलब्ध कराई गई है। चीन सरकार ने सहयोग स्वरूप गाड़ी उपलब्ध कराने का सचिवालय ने यह जानकारी दी है। एक वर्ष आगे नेपाल भ्रमण में आया चीन के जन कांग्रेस के स्थायी समिति अध्यक्ष ली चांसू ने विद्युतीय सवारी साधन सहयोग करने की बात बताई।
अध्यक्ष चांसू के सहयोग करने का चाह तथा तत्कालीन सभा मुक्त साफ कोटा के पहल और अनुरोध में 3 एयूमी और 5 विद्युतीकार प्राप्त होने का राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति के सचिव सूरज कुमार दुरा ने वर्ल्ड मीडिया को बताया। करीबन 3 करोड़ रुपए बराबर के वह सवारी साधन चीन ने कुछ दिन पहले संसद सचिवालय के कर्मचारी टोली का नेपाल चीन सीमा नाका केरूर में हस्तांतरण किया था। अमेरिकी सेना का कहना है कि मंगलवार को एक अमेरिकी सैनिक उत्तर और दक्षिण कोरिया को विभाजित करने वाले विसैन्यीकृत क्षेत्र पार करके उत्तर कोरिया चला गया था। उसने बताया कि सैनिक अपनी मर्जी से और बिना अनुमति गया है। अधिकारियों के अनुसार यह सैनिक पानचुनजोम की पर्यटन यात्रा पर था। इस यात्रा में पर्यटकों को उत्तर कोरियाई सैनिकों को करीब से देखने का मौका मिलता है। अधिकारियों ने इस बात का खुलासा नहीं किया है कि सैनिक उत्तर कोरिया क्यों गया, लेकिन उन्होंने बताया कि उत्तर कोरिया में उसे हिरासत में ले लिया गया है। अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने कहा है कि सर्वप्रथम मुझे सैनिक के स्वास्थ्य की चिंता है। हम स्थिति पर नज़र रख रहे हैं और अगले कुछ दिनों में मामले में प्रगति हो सकती है। मीडिया एजेंसियों ने खबर दी कि अमेरिकी अधिकारियों ने दक्षिण कोरिया की सैन्य जेल से इस सैनिक की रिहाई की पुष्टि की है। उन्होंने यह भी बताया कि अमेरिका लौटकर उस पर अनुशासन कार्रवाई होने वाली है। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय अपने नागरिकों को उत्तर कोरिया की यात्रा न करने की सलाह देता है। वह आग्रह करता है कि ऐसा करने से गिरफ्तारी और लंबे समय तक हिरासत में रखे जाने का गंभीर खतरा होता है। राष्ट्रीय एकता अभियान ने मुस्लिम आयोग के खारेजी और हिंदू, बौद्ध और किरात आयोग के गठन की मांग रखते हुए काठमांडू 32 पोतली स्थित अनुपम यज्ञकेट के अंतरक्रिया संपन्न हुआ। नेपाल में मुस्लिमों का बढ़ते प्रभाव के कारण उत्पन्न होने वाले खतरा तथा नेपाली संस्कृति और परंपरा के ऊपर हो रहा आक्रमण को कम करने और हिंदू, बौद्ध और किरात समुदाय का अधिकार संचय के लिए पहल करने के उद्देश्य से कार्यक्रम आयोजित किया गया। अभियान के प्रभारी विनय यादव ने अध्यक्षता की तथा सांसद किरण शाह के प्रमुख आतिथ्य में आयोजित कार्यक्रम में पूर्व मंत्री तथा बौद्ध गुरु ल्याकार्याल लामा, संविधान सभा सदस्य बीपी यादव, हर्क स्वार, प्राध्यापक कुंजीलाल यादव, डॉक्टर श्याम नारायण लाव, अवधेश गुप्ता ने विचार प्रस्तुत किए। कार्यक्रम का संचालन अभियान के महासचिव डॉक्टर प्रभा कुशवाहा ने किया। स्थानीय व विदेशी मीडिया को दिखाई गई संगमरमर की प्रतिमा 19 मीटर से भी ऊंची है। म्यांमार के सत्ताधारी सैन्य प्रशासन ने राजधानी नेपिदो में भगवान बुद्ध की विशाल प्रतिमा का अनावरण किया। इसका निर्माण कार्य सेना प्रमुख जनरल मिन आंग लाइन के निर्देश पर शुरू किया गया था, जिन्होंने 2 वर्ष पहले सैन्य तख्तापलट की अगुवाई की थी। प्रतिमा के निर्माण में करीब $3 करोड़ की लागत आई है। एक सैन्य प्रवक्ता ने पूरी तरह से संगमरमर से तैयार इस भव्य प्रतिमा के बारे में कहा कि इसका उद्देश्य देश में शांति और समृद्धि को बढ़ावा देना है। म्यांमार में सैन्य तख्तापलट के बाद से सेना और लोकतंत्र समर्थक बलों के बीच घमासान लड़ाई जारी है। कई पश्चिमी देशों की ओर से लगाए गए कड़े प्रतिबंधों के चलते म्यांमार में व्यापार और अन्य आर्थिक गतिविधियों में काफ़ी तेज गिरावट आ गई। पर्यवेक्षकों के अनुसार स्वयं को बौद्ध धर्म का रक्षक बताते हुए सेना जन समर्थन जीतने का प्रयास कर रही है। गौर मतलब है कि म्यांमार की करीब 90% आबादी बौद्ध धर्म मानती है।